उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और यह झटका उनको उस मामले में मिला है जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट से ये चाहते थे कि उनको पार्टी का सिंबल मिले और बीएमसी चुनाव के पहले ये फैसला हो जाए कि शिवसेना का असली मालिक कौन। लेकिन उद्धव ठाकरे को झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि यह मैटर हमारा नहीं है इस मामले में, क्योंकि पहले से ही चुनाव आयोग के पास इस मामले की शिकायत है और इस मामले में सुनवाई करने का अधिकार भी उसी को है, फैसला देने का अधिकार भी चुनाव आयोग का है। असल में उद्धव ठाकरे चाहते थे कि चुनाव आयोग को वो चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसला करा लें। उसको उम्मीद इसलिए भी होगी, उनको लगता था कि कपिल सिब्बल जैसा तेज तर्रार वकील, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे उनके वकील, और उनको लगता है कि जैसे पहले होता रहा है इस तरह से कुछ फैसला उनके पक्ष में हो जाएगा। लेकिन अब ये करारा झटका जहां एक तरफ कपिल सिब्बल की दलीलों को लगा है, वहीं उद्धव ठाकरे को भी झटका लगा, क्योंकि अब सिंबल का फैसला चुनाव आयोग को करना है और चुनाव आयोग वो देखता है नंबर गेम, नंबर किसके पास हैं। तो नंबर गेम की अगर बात करें तो नंबर गेम में पहले ही दिन से एकनाथ शिंदे वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 55 विधायकों में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं और कई सांसद एकनाथ शिंदे के पक्ष में हैं। इसी तरह पार्टी के जो कार्यकारिणी के लोग हैं वो भी एकनाथ शिंदे के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि जब से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह के काम हुए उसमें शिवसेना की फजीयत हुई और शिवसेना की बदनामी हुई। जिस तरह से बाला साहब ठाकरे जी ने ये पार्टी बनाई थी और उनकी विचारधारा थी कि हिंदुओं के हित में, हिंदू के हित में और देश के हित में राजनीतिक दल बनाना पड़े तो बनाएंगे और एक नई तरह की राजनीति हिंदुओं के हित में हम करेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से जीते तो उनकी महत्वाकांक्षा जागी और उस महत्वाकांक्षा के चलते उनको लगा कि मुख्यमंत्री बन जाऊंगा अगर मैं कांग्रेस का साथ ले लूं। 15 साल पुरानी बीजेपी की दोस्ती उन्होंने छोड़ी। अगर बीजेपी नेताओं की माने तो वो कहते हैं कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया और विपरीत विचारधारा, और जो विचारधारा के विरुद्ध लड़ करके चुनाव जीता था। ये जो 55 सीटें शिवसेना को मिली थी ये इसलिए मिली थी कि आप शरद पवार और सोनिया गांधी को लगातार गालियां दे रहे थे। महाराष्ट्र की जनता को लगा कि चलिए बीजेपी के साथ हैं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, और देवेंद्र फडणवीस विकास पुरुष के नाम से महाराष्ट्र के अंदर प्रसिद्ध हैं। तो लोगों को लग रहा था कि भाई यही पार्टी बनेगी। लेकिन लोगों को धोखा हुआ जब उद्धव ठाकरे ने यह फैसला लिया कि मुख्यमंत्री तो मुझे ही बनना है। और देश में ये ट्रेंड चल ही रहा है कि जो भी भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकता है, शिवसेना हो या एनसीपी या कोई और विपक्ष, वो सब के सब उसके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सबको डर भाजपा से है। भाजपा से डर क्यों है? आज देश में लोगों को समझ में आ रहा है। यदि मोदी जी 2014 में केंद्र की सत्ता में ना आए होते तो आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड की चीजें खुलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस की सरकारों में चुनाव के ठीक पहले अरबों खरबों रुपए की संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। योजना चल रही थी कि भारत में जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उस पर कब्जा किया जाए। कांग्रेस ने 65 साल के शासनकाल में किस तरह से वक्फ बोर्ड के लिए नियम, कायदे, कानून उनके फेवर में कर दिए कि वो पूरे भारत के कुछ दिन में मालिक हो जाते। क्योंकि रेलवे और सेना के बाद यदि तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संपत्ति का मालिक कोई देश में है वो वक्फ बोर्ड है। ये कांग्रेस ये घबराई हुई है कि मोदी कहां से आ गए। हमारी योजना चल रही थी गजवाए हिंद की, हमारी योजना चल रही थी 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, उस योजना पे काम चल रहा था और ये अचानक से मोदी आ गया। ये घबराए हुए हैं विपक्षी दल कि जो लूट कर खा रहे थे इस देश को 65 साल से, अचानक ये कहां से आ गया। कहता है कि जिसने लूटा है लौटाना पड़ेगा। ईडी, सीबीआई और एनआईए ये देश में पहले भी थी, लेकिन क्या आपने पहले कभी सुना था कि किसी पार्टी के बड़े नेता को जेल हुई हो भ्रष्टाचार में?
आज हो रही है। संजय राउत जेल के अंदर बंद है, नवाब मलिक जेल के अंदर बंद है, अनिल देशमुख जेल के अंदर बंद है। ये कैसे गए? क्योंकि पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है कि जो किसी से समझौता नहीं करती, ना बिकती है ना झुकती है। अरबों खरबों रुपए दीवारों से खोद कर निकाले जा रहे हैं। यही ईडी देश में तो पहले भी थी। क्या आपने सुना कि किसी घर की दीवारों से, संदूक में, पलंग में ये नोट मिलते तो होंगे, लेकिन एडजस्टमेंट हो जाता था। आज एजेंसियों को खुलकर काम करने का ऑफर मिला है, अब समय मिला है, तो आज कार्रवाई हो रही है। आज एनआईए खुलकर काम कर रही है तो आतंकवाद पर प्रहार हो रहा है, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में इस देश में आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले लोगों से जमीनें खरीद फरोख्त हो रही थी। और किस तरह से पीएफआई के लिए यहां सिम्मी बैन हुई तो पीएफआई नाम से आ गई और उनको बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जा रहा था। आज पीएफआई पर लगातार सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। अमित शाह गृह मंत्री हैं तो ये हो पा रहा है, वरना ये पीएफआई के जो मंसूबे हैं, जिस तरह से सुनियोजित दंगे देश के अंदर होते हैं, जिस तरह से हिंदूवादी नेता और आरएसएस के लोगों की हत्याएं देश में हो रही है, जिस तरह से हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, जिस तरह से भारत विरोधी एक्टिविटी यहां भारत के अंदर रह करके राजनीतिक दल के नाम पर की जा रही है, ये कांग्रेस के कारनामे थे जिसको ब्रेक लगा है 2014 में। और इसलिए ये सारे बौखलाए हुए और इसलिए तय कर लिया कि कोई ऐसा मिल जाए जो भाजपा को रोक सके, तो उनको उद्धव ठाकरे मिल गए। अब उद्धव ठाकरे को ये सोचना था कि वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए या अपनी सेवा के लिए, अपने स्वार्थ में ये गद्दी पर जा रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को हमने देखा कि पालघर के अंदर जब साधुओं की हत्या हुई तो वो एनसीपी और कांग्रेस के एजेंडे पर काम कर रहे थे। पुलिस ने 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं की। कहीं हुआ ऐसा? सबको उम्मीद थी कि शिवसेना की सरकार है, शिवसेना का मुख्यमंत्री है, हिंदूवादी पार्टी का नेता है, तो कुछ करेगा। लेकिन 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं होना ये बता रहा है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे केवल सत्ता के सुख के लिए कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन से मुख्यमंत्री बने रहे। एजेंडा वो चला जो सोनिया गांधी ने चाहा, एजेंडा वो चला जो शरद पवार ने चाहा, काम वो हुए जो नवाब मलिक चाह रहे थे। और इसलिए सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है, पुलिस सबूत मिटाने में लग जाती है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए लोग आक्रोशित हुए, गुस्से में हुए और उस गुस्से का शिकार ये विधायक हुए और इसलिए एकनाथ शिंदे को आगे आना पड़ा। अगर ये एकनाथ शिंदे इन विधायकों के साथ अलग ना होते और आज जिस तरह का कारनामा वो उद्धव ठाकरे कर रहे थे उनको ना हटाते, तो समय पूरा होता ही। 2.5 साल बीत चुका था, 2.5 और बचा था, बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, तो जनता के बीच क्या मुंह लेके जाते शिवसेना के विधायक कि क्या कर रहे थे आप? केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए अपने विचारधाराओं से समझौता कर रहे थे। और इसलिए जनता के अंदर गुस्सा था। एकनाथ शिंदे ने उस गुस्से को समझा। शिवसेना के लोगों में गुस्सा था। शिवसैनिक कह रहे थे इस सरकार में हमारा काम नहीं हो रहा है, एनसीपी वाले ही काम करा रहे हैं, हमारे काम नहीं हो रहे हैं। एनसीपी वाले कह रहे थे कि भाई हम भी दुखी हैं क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग केवल मलाई मार रहे हैं। कुल मिलाकर के शिवसेना के शिव सैनिकों में गुस्सा था। और आज एकनाथ शिंदे जब से मुख्यमंत्री बने हैं, लोगों का कहना है कि आज भी है तो शिव सैनिक ही मुख्यमंत्री, और आज वो हिंदूवादी काम कर रहा है। जब दही हांडी की बात आती है तो गोविंदाओं को राजकीय खेल में शामिल किया गया। उनको चोट लगने पर, मृत्यु होने पर मुआवजे की घोषणा होती है। गणेश उत्सव शांतिपूर्वक ढंग से निपटता है। पाकिस्तान के नारे लगाने वालों पर कार्रवाइयां हो रही हैं। तो शिव सैनिक कहते हैं कि हमें तो ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए था। बाई चांस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रहे, लेकिन उन्होंने केवल पद देखा, जनता का सुख नहीं देखा, शिवसेना की विचारधारा नहीं देखी, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को भी दरकिनार कर दिया। और इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने एकनाथ शिंदे को अपना
नेता शिवसेना का मान लिया है। चुनाव आयोग क्या फैसला करेगा ये उसके ऊपर है, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। खास तौर पे शिवसैनिकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता मान लिया है और दोनों अब तो समानांतर तुलना हो रही है कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो क्या हाल था शिवसैनिकों का और बाकी लोगों का, और आज एकनाथ शिंदे जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से शिवसैनिकों की स्थिति क्या है। आज आम शिवसैनिक सीधा मुख्यमंत्री से मिल सकता है, उनके काम हो रहे हैं। आज मजाल है महाराष्ट्र के अंदर कोई शिवसैनिक ये कहे साहब हमारी कोई सुन नहीं रहा है, पूरी उनकी सुनवाई होती है। और इसीलिए शिवसैनिक कहते हैं कि भाई एकनाथ शिंदे ही जैसा मुख्यमंत्री हमको चाहिए, हमको उद्धव ठाकरे जैसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो केवल एक पिता की संपत्ति यानी पिता की देन को भुगतान कर रहा है। ठीक है, बाला साहब ठाकरे जी का सम्मान है, उनके परिवार का सम्मान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं। ठीक है, आप जो भी आपको पार्टी का सिंबल मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको परिवार के नाते बाला साहब ठाकरे जी के संतान होने के कारण आपका मान सम्मान महाराष्ट्र में रहेगा, शिवसैनिकों के दिल में भी रहेगा। और एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मेरे दिल में भी उद्धव ठाकरे जी के लिए सम्मान है क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र हैं और शिवसैनिक हैं। तो कुल मिलाकर अब जो है इस पर फैसला, हालांकि कानून के जानकार कहते हैं कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ शिवसैनिकों का बहुमत है, विधायक और सांसदों का बहुमत है, सिंबल भी एकनाथ शिंदे को ही मिलेगा और ये फैसला बीएमसी चुनाव के पहले हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो बाला साहब ठाकरे जी की संतान होने का जो सुख ये उद्धव ठाकरे ने भोगा था, अब ये समय है कि उनको अब ना सत्ता मिलने वाली है और न पार्टी का सिंबल, ऐसा लोगों का कहना है। देखना है क्या फैसला होता है। और इतना तो तय है कि भाजपा के साथ जो उन्होंने धोखेबाजी की थी, शास्त्रों में कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो कर्मों का फल है उसके अनुसार ही हो रहा है। लेकिन अब इतना भी तय है कि एकनाथ शिंदे वो सर्वमान्य नेता इस समय शिवसेना में बन गए हैं। वंदे मातरम।